नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इस प्रतिष्ठित मंच से मैं सौरभ चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम इस वर्ष सिविल सेवा की परीक्षा में यूपीएससी की परीक्षा में आए प्रश्नों की व्याख्या करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब उत्तर लिखा जाता है तो उस उत्तर में किन खंडों को शामिल किया जाना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, उत्तर का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए और उत्तर को शब्द सीमा के अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा दी है उनके लिए ये एक मॉडल आंसर की तरह काम करे और जो भविष्य में ये परीक्षा देने वाले हैं उन्हें भी आंसर राइटिंग के संदर्भ में एक इंसाइट या अंतर्दृष्टि इस सत्र से मिले, ऐसा हमारा प्रयास होगा। तो मैं जिन विषयों के साथ या जिन खंडों के साथ आपको उत्तरों की व्याख्या समझाने वाला हूं, उसमें पहला हिस्सा गवर्नेंस से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत जो पेपर 2 के अंतर्गत आप कह सकते हैं पॉलिटी से अंतर संबद्ध होता है और पेपर 4 के अंतर्गत एथिक्स में सिविल सेवा से जुड़े जो हिस्से हैं, सिविल सेवा मूल्य, सिविल सेवा संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार से जुड़े हिस्से, उससे जुड़ता है। और दूसरा हिस्सा फिर हम जिस पर चलेंगे वो भारत की आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत हम जिन अलग अलग आयामों पर, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो या फिर अन्य तरीकों की सुरक्षा आयाम हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, जिन विषयों पर हम चर्चा करते हैं, तो पेपर 3 के अंतर्गत उसका महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इस बार भी यदि आप देखें तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चन आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। सेम गोज विथ गवर्नेंस। यदि आप पेपर 2 के अंतर्गत देखें और पेपर 4 को जोड़कर देखें तो इसका महत्व ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं 25 to 30% उस पेपर में होता है। तो गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी ये दो एक ऐसे खंड हैं आपके जहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत फिनोमिनल है। कम प्रयास में आप ज़्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारा सिलेबस कवर नहीं करना है, जहाँ आपको अपने चिंतन मनन सृजन की प्रक्रिया से समसामयिक घटनाओं का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको यह प्रयास करना है कि आप उन घटनाओं से जोड़कर गवर्नेंस के संदर्भ में, शासन, सुशासन, प्रशासन के संदर्भ में किस तरीके से अपनी सलाह दे सकते हैं या भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के संदर्भ में आप किस तरीके से अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर 2 के अंतर्गत जो गवर्नेंस से जुड़े प्रश्न हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उन पर चलूँगा। और डायरेक्टली गवर्नेंस से जुड़ा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेसी, हिंदी में जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र में लोक सेवाओं की भूमिका। और इससे एक सीधा प्रश्न आया है जो पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्धारक कारक है। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्धारक कारक है, चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। तो जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सबसे पहले तो आपको 2 से 3 बार प्रश्न को पढ़कर उसकी मांग को समझने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसके अलग अलग हिस्सों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर उसके अनुरूप अपने उत्तर के प्रारूप को तैयार करना चाहिए। और ये सारा कार्य आपको सुपर कंप्यूटर से भी तेज गति से करना चाहिए क्योंकि आपके पास टाइम रिस्ट्रिक्शन रहता है और 150 शब्दों में ये प्रश्न आया है 10 अंकों का, तो आपको ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस को पढ़ना, उसे बाइफरकेट करना और बाइफरकेट करने के बाद उसके फॉर्मेट को तैयार करना, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में या विद इन 30 सेकंड्स करना है और उसके बाद लिखना शुरू करना है। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके आंसर की फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होगी और आप उसमें सारे आयामों को शामिल कर पाएंगे। सो लेट अस रिपीट द क्वेश्चन। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एक निर्धारक चालक है। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सिविल सेवा सुधारों के सुझाव दीजिए। तो यदि आप देखें तो इस प्रश्न के 3 हिस्सों पर हमको बात करनी है। पहली चीज इस प्रश्न में जो कही गई है वो कहा गया है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए, और यहां पर आपको याद रखना है आर्थिक प्रदर्शन शब्द यूज किया गया है, के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूशनल
ठीक है, क्वालिटी को शब्द बनाया है। मैं अंग्रेजी शब्द ले रहा हूं, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी। हिंदी में कहा गया है संस्थागत गुणवत्ता। ठीक है, अब चूंकि प्रश्न को डिकोड करना है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, लिखते समय निश्चित तौर पर कम समय में चीजों को सोच पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रक्रिया यदि आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं तो आंसर राइटिंग बहुत आसान होगी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, institutional quality is the crucial driver of economic performance. In this context, suggests reform in the civil services for strengthening the democracy. तो यदि आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है तो हिंदी माध्यम में भी आप अंग्रेजी का प्रश्न जरूर पढ़ने की कोशिश करें, because it is going to help you in understanding the complex word जो हिंदी के होते हैं, वहां पर मदद करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि इस प्रश्न के पहले हिस्से में आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता महत्वपूर्ण कारक है, ऐसा कहा गया है। फिर दूसरे हिस्से में कहा गया है कि डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए, यानी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सिविल सर्विसेज में कौन कौन से रिफॉर्म की जरूरत है। अब एक चीज ये हो सकती है कि हम यहां पर पूछते कि गुड गवर्नेंस को लाने के लिए सिविल सर्विसेज में कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, वेलफेयर स्टेट को लाने के लिए सिविल सर्विसेज में कौन कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, सुशासन को लाने के लिए, कल्याणकारी राज्य को लाने के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र मजबूत होगा तो सुशासन भी आएगा, कल्याणकारी राज्य भी आएगा। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सिविल सर्विसेज रिफॉर्म का मतलब है कि सिविल सेवाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से काम करें, ये हम सुनिश्चित करते हैं, तो अपने आप गुड गवर्नेंस आ जाएगा। यानी ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे कंक्लूजन में होगा कि यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो इसका ये परिणाम होगा। तो इस प्रश्न के प्रारंभिक हिस्से में आपको यह समझना है कि यहां इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब किसी भी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट से या सिविल सर्विसेज के माध्यम से कोई आर्थिक गतिविधियों को करने से नहीं है। ये एक फ्रेज यूज की गई है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन यदि प्रभावी प्रदर्शन करना चाहता है, सफल होना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो उस संगठन की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। यानी क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन विल एंश्योर सक्सेस। यदि गुणवत्तापरक संगठन है तो वो सफल होगा। अब वो आर्थिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो। तो वैसे ही सिविल सेवा एक तरीके का प्रशासनिक संगठन है, और इसीलिए यहां पर आर्थिक प्रदर्शन को आप किसी भी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट करने वाली चीज मत मानिए। यहां आर्थिक प्रदर्शन से मतलब जो है वो 3E से है। 3E का मतलब है इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब है मितव्ययता, इफिशियंसी का मतलब है कार्यकुशलता, और इफेक्टिवनेस का मतलब है प्रभावशीलता। मितव्ययता का मतलब है कि संगठन में अपव्यय ना हो, कार्यकुशलता का मतलब है मिनिमम लागत में अधिकतम, यानी मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट हो, और प्रभावशीलता का मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशन रिजल्ट ओरिएंटेड है, परिणाम उन्मुखी हो। तो यदि कोई भी संगठन को आर्थिक प्रदर्शन करना है, यानी 3E से जुड़ना है, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी, अब मैं दूसरे हिस्से में जा रहा हूं, के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो होता है उस संगठन का उद्देश्य, उस संगठन की संरचना, उस संगठन की प्रक्रिया और उस संगठन का व्यवहार। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन 4 चीजों से चलता है: गोल, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, बिहेवियर। उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार। यदि इन 4 चीजों में क्वालिटी आ गई तो वो संगठन
आर्थिक प्रदर्शन करेगा, यानी 3E से जुड़ेगा, यानी सफल हो जाएगा। उद्देश्य में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी, और सबको ज्ञात होने चाहिए उद्देश्य। सो देयर मस्ट बी क्लैरिटी ऑफ गोल एंड एवरीवन शुड एसोसिएट विद द गोल। संगठन में उद्देश्य स्पष्ट हो और सभी को ज्ञात हो, सभी उसके प्रति समर्पित हो। संरचना की जब हम बात करते हैं तो संगठन की संरचना जो होनी चाहिए वो सहभागी होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको संरचना में कर्तव्यों और दायित्वों के अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो प्रक्रिया में 2 स्तरों पर बात होनी चाहिए। एक, प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और दूसरा, प्रक्रिया में मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण यानी तकनीक के गुण भी होने चाहिए। और जब व्यवहार की बात की जाती है संगठन की, तो व्यवहार के अंतर्गत संगठन में अभिप्रेरणा, नेतृत्व, निर्णयन, संचार, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, मोटिवेशन, इन गुणों को बहुत प्रभावी रूप से शामिल करना चाहिए। अब यदि ये सारी चीजें होंगी तो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी होगी, जिसके कारण इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा। अब सिविल सर्विसेज के अंतर्गत डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए रिफॉर्म कैसे लाए जा सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि सिविल सर्विसेज के अंतर्गत यदि हमें डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स भी इन्हीं 4 आयामों पर केंद्रित होंगे। एक, सिविल सेवा में उद्देश्य उन्मुखन होना चाहिए। दूसरा, सिविल सेवा में लोकतांत्रिक संरचना होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तीसरा, सिविल सेवा के अंतर्गत सहभागी प्रक्रियाएं होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव प्रोसेसेस होनी चाहिए। और चौथा, सिविल सेवा के अंतर्गत लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। यदि सिविल सेवा इन तरीकों से काम करेगी तो निश्चित तौर पर सिविल सेवा के अंतर्गत डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग के लिए, लोकतांत्रिक क्या कहेंगे, सुदृढ़ता के लिए सुधार होंगे। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के अंतर्गत उद्देश्य निर्धारण में सभी को बराबरी से मौका मिलना चाहिए, जिसे पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, और सिविल सेवाओं के अंतर्गत सहभागी प्रबंधन के महत्व को बढ़ाया जा रहा है। ठीक, नीचे से ऊपर तक सभी लोगों को जोड़कर विभिन्न तरीकों से उद्देश्यों के निर्धारण में भूमिका दी जा रही है। पॉलिसी मेकिंग में रोल, उनका अनुभव, उनका एक्सपीरियंस यूज किया जा रहा है। जहां तक संरचना की बात है तो पुराने हायरार्किकल स्ट्रक्चर को छोड़कर, पद सोपानिक संरचना को छोड़कर अब मैट्रिक्स संरचना की बात की जा रही है, जहां ऊंच नीच की भावना ना हो, कहीं सुपीरियर सबऑर्डिनेट की बात ना हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, वर्क के अनुरूप रिस्पेक्ट हो, इसकी बात की जा रही है। तो लोकतांत्रिक संरचना बनाने के लिए हम पद सोपानिक संरचना को मैट्रिक्स संरचना, नेटवर्किंग संरचना से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तीसरे लेवल पर सहभागी प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो अब हम ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन आपके द्वार, प्रशासन 24/7 365 आपके साथ, प्रशासन आपकी के साथ संवेदनशीलता से जुड़ रहा है, प्रशासन में जवाबदेहिता की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है। तो ये सब सहभागी प्रक्रियाओं की बात है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी का यूज करके और फिर स्व सहायता समूहों के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सोशल ऑडिट जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात लोकतांत्रिक व्यवहार की, तो सिविल सेवकों को अब बिहेवियरल ट्रेनिंग यानी व्यवहारिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है, और इसके अंतर्गत सिविल सेवकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो अपने विचारों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सहभागिता, समावेशन, समन्वय, सहयोग जैसे विचारों को साकार करें। तभी ये संभव होगा कि सिविल सेवा एक लोकतांत्रिक राज्य में, ठीक है, लोकतांत्रिक संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगी, जो कल्याणकारी राज्य और सुशासन का है। ऐसे कंक्लूड करना है।
तो कुल मिलाकर जो मैंने इतनी देर बात की, तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर बाद में एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, लेकिन 150 शब्दों में इतना सारा कैसे लिखेंगे? तो 150 शब्दों में आपको इन सब चीज़ों की समरी यानी रस को निचोड़ कर लिखना है। और रस को निचोड़ कर लिखने का तरीका मैं प्रैक्टिकली यदि मैं बोलकर बताऊं तो मैं ये कहूँगा कि प्रश्न जो है उसी को आधार बनाते हुए आप अपनी शुरुआत कीजिए और कहिए कि प्रशासन के क्षेत्र में सामान्य मान्यता यह है कि किसी भी संस्थान की गुणवत्ता ही उसके सफल प्रदर्शन का आधार होती है। संस्थान का आधार उसकी संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार होती है जो उद्देश्य के संदर्भ में निर्देशित होती है। और प्रशासनिक सिद्धांतों में यह बताया गया है कि प्रशासन की सफलता इन चारों आयामों की सफलता पर निर्भर होती है। शुरुआत की, सिविल सेवा भी एक ऐसा ही संगठन है जो लंबे समय से विभिन्न आलोचनाओं से जूझता रहा है, विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा है। अतः आज यदि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस सिविल सेवा संरचना का लोकतांत्रिकरण अत्यंत आवश्यक है। अब अगले हिस्से में गए। सिविल सेवाओं से जुड़े सुधारों को दर्शाने से पूर्व हमें उससे जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर विचार करना होगा। यह समस्याएं जो हैं, ये समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या, औपनिवेशिक मानसिकता की समस्या, ठीक, अभिजात्य मानसिकता की समस्या, पारदर्शिता की जगह गोपनीयता की समस्या, जवाबदेहिता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, आधुनिकीकरण का अभाव। ऐसी 8-10 समस्याओं को बताते हुए आप बताइए कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम इन 3 या 4 स्तरों पर काम कर सकते हैं। पहला, उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत बनाया जाए, जहां पर ग्रासरूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले सिविल सेवकों की सहभागिता से सिविल सेवा के उद्देश्यों को तय किया जाए। उसकी संरचना को हमें लोकतांत्रिक बनाना होगा, पदसोपानिक दृढ़ संरचना से दूर जाकर ऊंच नीच की भावना को समाप्त करते हुए कॉरपोरेट संरचना, मैट्रिक्स संरचना या फिर नेटवर्किंग संरचना की तरफ बढ़ना होगा। प्रक्रिया का आधुनिकीकरण और सरलीकरण बहुत आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है कि सिविल सेवाओं के अंतर्गत लाल फीताशाही यानी नियमों की जटिलता को दूर किया जाए। सिविल सेवा के अंतर्गत कानूनों, नियमों, विनियमों में बंद कर कानूनों के आधार पर कार्यों में जो देरी हो रही है उसे रोकने का प्रयास किया जाए। यहाँ ई गवर्नेंस की तकनीकें मददगार हो सकती हैं, जो 24/7 प्रशासन आपके द्वार के विचार पर केंद्रित होती हैं और प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता को भी लेकर आती हैं। अंततः प्रशासन करने वाले और प्रशासित होने वाले मानव हैं और इसीलिए इस संदर्भ में व्यवहार में परिवर्तन भी जरूरी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जनता का व्यवहार सशक्त हो, जनता प्रशासन से अपनी मांग कर पाए, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन को भी ये देखना होगा कि वो अपने अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समावेशन, सहभागिता, समन्वय, सहयोग को सुनिश्चित करे, ताकि वो भारतीय लोकतंत्र के उस विचार को साकार कर सके जो कहता है कि भारत में लोकतंत्र संस्थाओं में नहीं, लोगों की जीवन शैली में नजर आता है। यदि हम सिविल सेवाओं में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं तो इसका परिणाम सुशासन, रामराज्य या अच्छे दिन के रूप में दिखाई दे सकता है। इस ढंग से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। तो गवर्नेंस खंड से जुड़ा अगला प्रश्न जो है वह क्वेश्चन नंबर 8 है और ये क्वेश्चन 8 जो है वो ई गवर्नेंस टॉपिक से जुड़ा हुआ था, जिसे हिंदी में हम ई अभिशासन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सरल तरीके से आपसे ये पूछा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे डिजिटल क्रांति कहते हैं, के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने की पहल की है। In English, the emergence of fourth industrial revolution, that is digital revolution, has initiated e-governance as an integral part of government. तो यदि आप प्रश्न को देखें तो फिर से इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहली बात ये कही गई है कि
जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुई है, या फिर हम जिसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इसके आने के बाद ई गवर्नेंस सरकार का अविभाज्य अंग बन गया है। तो निश्चित तौर पर इस आंसर के फॉर्मेट के अंतर्गत हम यदि डिजिटल रेवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने लगेंगे टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, तो हमारे आंसर की मूल भावना खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि डिजिटल रेवोल्यूशन आने से ई गवर्नेंस मजबूत हुआ, और ई गवर्नेंस जब गवर्नमेंट का हिस्सा बना तो गवर्नेंस मजबूत हुआ, जो फिर से गुड गवर्नेंस में बदला। तो कुल मिलाकर 150 शब्दों के हमारे आंसर को जो फॉर्मेट करना है, तो उसके अंतर्गत हम शुरुआती या प्रारंभिक उसमें डिजिटल रेवोल्यूशन के अंगों को एक्सप्लेन कर लेंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन के अंग कौन कौन से थे। फिर हम ये बताएंगे कि डिजिटल रेवोल्यूशन के इन अंगों से ई गवर्नेंस किस रूप में मजबूत हुआ, या ई गवर्नेंस किस तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ा, और फिर तीसरे हिस्से में बताएंगे कि इससे क्या बेनिफिट्स हुए, ये जो बना हुआ है, जिससे गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के तौर पर सामने आया। इन 3 हिस्सों में यदि हम 50-50 शब्दों में बात करते हैं तो 150 शब्दों में आपकी बात पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें डिजिटल रेवोल्यूशन की, तो आपको याद रखना है कि डिजिटल रेवोल्यूशन या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, उसके 3 आयाम हो सकते हैं। हालांकि इसको कई तरीकों से परिभाषित किया गया है। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहा जाता है डिजिटल अधोसंरचना। दूसरा है डिजी कनेक्ट यानी डिजिटल जुड़ाव, और तीसरा है डिजी लिटरेसी। इसको आप डिजी की जगह ई शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये कहिएगा कि चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसने 21वीं सदी में मानवीय जीवन के परिदृश्य को पूर्णतः बदल दिया है और शासन प्रशासन की अवधारणा को भी नए सिरे से परिभाषित किया है, वो डिजिटल रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। डिजिटल रेवोल्यूशन का प्रारंभिक हिस्सा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है, जिसमें हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट डिवाइसेस को रखते हैं। इनकी उपलब्धता ही डिजिटल रेवोल्यूशन को तय करेगी। दूसरे हिस्से में डिजिटल कनेक्ट है, और डिजिटल कनेक्ट के अंतर्गत हम वायरलेस कनेक्ट यानी तार बेतार संचार की बात करते हैं। आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की बात हो या सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात हो, जो डेटा क्रांति को हमने जियो के बाद महसूस किया है भारत में, वो इंटरनेट क्रांति या डेटा क्रांति ही डिजी कनेक्ट का आधार है। आज हम 4G से 5G की ओर जा रहे हैं। और डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन को प्रदान करने वालों से सिर्फ ये रेवोल्यूशन नहीं आएगी, इसे प्राप्त करने वालों को ई साक्षरता से जोड़ना जरूरी है कि वह कंप्यूटर और आईटी तकनीक, सूचना संचार तकनीक के साथ सहज होकर जुड़ सकें। इसीलिए चाहे वो मोबाइल बांटने की योजना हो, लैपटॉप बांटने की योजना हो, या फिर लोगों को अंकीय डिजिटल साक्षरता से ई साक्षरता से जोड़ने की योजना हो, वो डिजिटल रेवोल्यूशन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इलेबोरेशन में मैंने इसको बड़ा बता दिया। आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि ये रेवोल्यूशन इन 3 आधारों पर टिकी हुई है। जब इन 3 आधारों पर ये रेवोल्यूशन खड़ी होती है, तो फिर ई गवर्नेंस गवर्नमेंट से जुड़ने लगता है। और ई गवर्नेंस गवर्नमेंट से कैसे जुड़ता है, अब हम इस हिस्से पर बात करेंगे। ई गवर्नेंस को गवर्नमेंट से जोड़ने के आयाम हैं G2G, G2M, G2C एंड G2E। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट यानी सरकार की सरकार से जुड़ाव, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से हो रहा है। इसके अंतर्गत
केंद्रीय मुख्यालय, राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ग्रामीण मुख्यालयों को निकनेट के नेटवर्क से जोड़ा गया है और इसी के माध्यम से चाहे आर्थिक नियोजन की बात हो, विकास कार्यक्रमों का संचालन हो, अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ाव हो या फिर मंत्रियों अधिकारियों की बैठक हो, वो सब प्रभावी रूप से कर रही है। तो अंतर सरकारी समन्वय, सहयोग और संचार के लिए G2G कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन को आसान बना रहा है। G2M की बात करें, ये गवर्नमेंट टू मार्केट या गवर्नमेंट टू बिजनेस की बात है, G2B भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार जो है वह बाजार से जुड़ रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाने का प्रयास कर रही है, व्यापार सुगमता, सरलता को लाने का प्रयास कर रही है। ई टेंडर की प्रक्रिया हो या फिर ई पेमेंट की प्रक्रिया हो, ई बिलिंग की प्रक्रिया हो, ई टैक्सेशन की प्रक्रिया हो, इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार और बाजार के बीच के संबंधों को मजबूत बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो क्रोनी कैपिटलिज्म, याराना पूंजीवाद की स्थितियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। साठगांठ भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही को दूर करने का प्रयास है। G2C सरकार द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जुड़ा है और इसी के माध्यम से सरकार आपके द्वार, सरकार 24/7 365 आपके साथ, तुमने पुकारा और हम चले आए। सरकार यदि इस प्रतिक्रियात्मक रूप में काम कर रही है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तौर पर सामने आ रही है, तो ये G2C का ही परिणाम है। आज ई एजुकेशन हो, ई मेडिसिन हो, ई बिलिंग हो, ई पासपोर्ट हो, ई शिकायत निवारण व्यवस्था हो, हर तरीके की व्यवस्था में हम ये देखते हैं कि जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को, सेवाओं को, सामुदायिक सुविधाओं को सरकार द्वारा प्रभावी बनाया जा रहा है। और G2E के अंतर्गत गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों के साथ आधुनिक तरीके से जुड़ रही है ताकि कर्मचारियों का प्रशिक्षण, कर्मचारियों का नियंत्रण सब प्रभावी रूप से किया जा सके। ई विजिलेंस की सिस्टम है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था है, ई पेंशन है, ई सैलरी है, ई निगरानी है। ये सारी व्यवस्थाएं हम ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस को गवर्नमेंट के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट कर रही है या समाहित कर रही है। इसके आगे जाकर यदि हम देखें तो आज सरकार प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी ई गवर्नेंस को अपने अंतर्गत शामिल कर रही है, जहां हम C2C कनेक्ट के अंतर्गत सोशल मीडिया निगरानी की बात करते हैं, जहां नागरिक आपस में जुड़ रहे हैं और देश की व्यवस्था सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। तो इस C2C कनेक्ट की निगरानी, यानी क्लाइंट टू क्लाइंट बोल लीजिए या फिर सिटीजन टू सिटीजन निगरानी जो है, इसको भी जी ऊपर से करेगा, यानी गवर्नमेंट के द्वारा निगरानी करना है। और इसी के अंतर्गत अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पर निगरानी की बात है, या फिर प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की बात है। श्री कृष्णा समिति, विश्वनाथन कमिटीज, इन समितियों के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि C2C कनेक्ट को नियंत्रित किया जा सके। B2C कनेक्ट की निगरानी भी बहुत जरूरी है ताकि ई कॉमर्स के अंतर्गत नागरिकों के साथ धोखा ना हो, उन्हें प्रभावी शिकायत निवारण की व्यवस्था हो, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी को रोका जा सके। और तीसरे स्तर पर यदि हम बात करें तो B2B कनेक्ट के अंतर्गत भी हमें निगरानी गवर्नमेंट के माध्यम से करनी पड़ेगी ताकि मोनोपली, ओलिगोपली यानी एकाधिकार, अल्पाधिकार जैसी समस्याएं ना हो। कॉरपोरेट हाउसेस आपस में जुड़कर ग्राहकों के अहित के लिए काम ना करने लगें, किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी कंपनी विशेष या कॉरपोरेट विशेष का नियंत्रण ना हो जाए। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर हम एक तरीके से जुड़ाव को देख सकते हैं, जहां ई गवर्नेंस गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आ रही है। और जब ई गवर्नेंस गवर्नमेंट के साथ जुड़कर आती है तो उसके बेनिफिट्स अभूतपूर्व होते हैं। और इन लाभों के अंतर्गत जो आखिरी हिस्सा है जहां पर हम बताएंगे, ये गुड गवर्नेंस के दो आधार, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लाता है। ठीक, यह गुड गवर्नेंस के तीसरे आधार अनुक्रियाशीलता को लेकर आता है। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की पहुंच, रीच दूरस्थ क्षेत्रों तक जाती है, वंचित वर्गों तक जाती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन की गति बेहतर होती है। ई गवर्नेंस के माध्यम से यदि हम देखें तो हम एक ग्लोबल गवर्नेंस, वैश्विक प्रशासन के अंतर्गत वैश्विक नागरिक की तरह काम करते हैं। ई गवर्नेंस ही है जो प्रशासन को थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल के विचार पर लेकर आता है। वो ई गवर्नेंस ही है जो हमारे नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए चैतन्य बनाता है, सशक्त बनाता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार की जनता के साथ जो
जुड़ाव हैं वो नए सिरे से परिभाषित होते हैं, और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि ई गवर्नेंस ने शासन प्रशासन के चाल चरित्र और चेहरे को पूर्णतः बदल दिया है, और शासन के साथ जनता के संबंधों को पुनः परिभाषित कर ई गवर्नेंस सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, गुड गवर्नेंस के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जिसको आप यहाँ जोड़ सकते हैं या अलग से ले सकते हैं, जहां आप ये बताइए कि ई गवर्नेंस का गवर्नमेंट से जुड़ाव इन आयामों पर होता है, और इन आयामों के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाएं काम करती हैं, और इन योजनाओं के माध्यम से हम ये देखे हैं कि ई गवर्नेंस गवर्नमेंट को जुड़ रहा है। तो केंद्र सरकार के स्तर पर यदि हम बात करें तो डिजिटल इंडिया स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, ठीक, हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड स्कीम है, या फिर पीडीएस के अंतर्गत कोर पीडीएस स्कीम है, या फिर हम आगे बढ़ें तो भीम ऐप के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, ग्राम पोर्टल के माध्यम से किसानों से जुड़ा जा रहा है, किसान कॉल सेंटर्स का प्रयोग किया जा रहा है, यानी आईटी का प्रयोग केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे किया जा रहा है। बहुत सारी हो सकती हैं, आप आईटी में पढ़ते हैं, उनको बता सकते हैं। राज्य सरकारों की बात है तो कर्नाटक सरकार का भूमि कार्यक्रम है लैंड रिकॉर्ड्स अपडेशन के लिए, मध्य प्रदेश सरकार की ज्ञानदूत योजना, उत्तर प्रदेश सरकार जो एजुकेशन से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश सरकार की लोकवाणी योजना है जो शिकायत निवारण से जुड़ी है, केरल सरकार की फ्रेंड्स स्कीम है जो पुनः शिकायत निवारण से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ सरकार में कोर पीडीएस स्कीम है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्मार्ट कार्ड्स के माध्यम से संचालित करता है ताकि लीकेज को रोका जा सके। तो ऐसी आप 4-5 योजनाओं के नाम लिखकर अपने इस इंटीग्रेशन को, जुड़ाव को, ई गवर्नेंस के गवर्नमेंट से जुड़ाव को प्रभावी तरीके से समझा सकते हैं। अब यदि ये ज्यादा हो रहा है तो आपको ये तय करना है उस समय दिमाग में क्या आ रहा है। आप चाहें तो इन अंतर क्रियाओं के माध्यम से जुड़ाव को दिखाएं, या फिर आप चाहें तो इन योजनाओं के माध्यम से जुड़ाव को दिखाएं, यानी जो बीच वाला हिस्सा है जो लगभग मेरे ख्याल से 75 वर्ड्स में होना चाहिए, आधे से ज्यादा, ये हिस्से में आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। इनफैक्ट आप चाहें तो 100 शब्द यहां पर यूज करें, 25 शब्दों में ये वाले हिस्से पर बात करें और 25 शब्दों में बेनिफिट को बताएं, तो ये आइडियल फॉर्मेटिंग हो सकती है आंसर की इस ई गवर्नेंस वाले। तो अब गवर्नेंस से जुड़े प्रश्नों की व्याख्या के बाद हम आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़े जो खंड हैं उन पर चर्चा करते हैं। ये पेपर 3 से जुड़े हुए हैं जहां आप टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी तीनों से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं, और कई बार टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स में ओवरलैपिंग भी होती है। जैसे साइबर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर और जो सूचना और संचार तकनीक है वो आपके टेक्नोलॉजी का भी हिस्सा है, और इंटरनल सिक्योरिटी में एक टॉपिक दिया हुआ है सूचना संचार तकनीक से उभरते खतरे। तो इस बार जो प्रश्न आया है वो आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर या टेक्नोलॉजी से जोड़कर, दोनों से जोड़कर देख सकते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बहुत सरल तरीके से आपसे पूछा गया है, स्टेट सर्विसेज लेवल तरीके से प्रश्न है कि साइबर अपराध के विभिन्न प्रकार और इस खतरे से लड़ने के उपाय बताइए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड द मेजर्स रिक्वायर्ड टू फाइट दिस मेनेस। अब जब इतना सरल प्रश्न होता है तो साधारण प्रश्न पर असाधारण लिखने की क्षमता आप पर होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा है, इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं, एक टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम या साइबर अपराध के प्रकार, और दूसरा हिस्सा है उपाय, रेमेडीज, मेजर्स, जो आप कह लीजिए। तो इस प्रश्न को बेहतर बनाने के लिए या इनोवेटिव तरीके से लिखने के लिए तरीके ये हो सकते हैं कि आप ये बताएं कि जो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध हैं वो किस तरीके से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, इंडिविजुअल, सोसाइटी और नेशन को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसे रोकना जरूरी है, ठीक। तो इन सब के इंट्रोडक्टरी
हिस्से में ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए आप ये बताइए कि तकनीक अपने आप में मूल्य तटस्थ होती है, उसका सदुपयोग हो तो वरदान है और दुरुपयोग हो तो अभिशाप। साइबर तकनीक एक ऐसी ही तकनीक है जो नकारात्मक मानवीय मूल्यों और उद्देश्यों से जुड़कर विभिन्न अपराधों को जन्म दे रही है, जिन्हें साइबर क्राइम या साइबर अपराध कहते हैं। ये साइबर अपराध अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, लेकिन हम इन्हें मूलतः दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। एक सामाजिक और दूसरा राष्ट्रीय संदर्भ में। हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अपराधों का राष्ट्र पर प्रभाव होगा, राष्ट्रीय अपराधों का समाज पर प्रभाव होगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति और समाज के अंतर्गत जो साइबर अपराधों की श्रेणियां हैं, उसके अंतर्गत हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैमिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, वेलिंग, डाटा डिडलिंग, ये सब आप टेक्नोलॉजी में जो शब्द पढ़ते हैं, इनका नाम भी यहाँ बता देंगे तो पर्याप्त है। हैकिंग यानी कंप्यूटर नेटवर्क को चुरा लेना, क्रैकिंग पासवर्ड को तोड़ देना, फिशिंग यानी उसको अपने जाल में फंसा लेना आर्थिक अपराध करने के लिए, वेलिंग बड़ी मछली को फंसाना, स्पैमिंग उसे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, अवांछित चीज़ें भेजकर परेशान करना, स्पूफिंग, ठीक है, या फिर स्टॉकिंग, किसी के पीछे पड़ जाना, ठीक। अभी जो आ रहा है डेटा डिडलिंग, मतलब बीच में डेटा को बदल देना, डेटा थेफ्ट, डाटा को चुरा लेना, ये सारे साइबर अपराधों के तौर पर या व्यक्तिगत साइबर अपराधों के तौर पर जाने जाते हैं। ये अपराध व्यक्ति की निजता को प्रभावित करते हैं, ये अपराध व्यक्ति को आर्थिक संकट में डालते हैं। इन अपराधों के कारण सामाजिक विद्वेष पैदा हो रहा है, और यही अपराध जो हैं वो हम ये कह सकते हैं व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय संदर्भ में बात की जाती है तो साइबर अपराधों का बड़ा रूप हमको सामने दिखता है, जिसे हम साइबर टेरर के नाम से जानते हैं, साइबर आतंकवाद, जहां आतंकवाद की विचारधारा फैलाना, पैसा जुटाना, लोगों को प्रशिक्षण देना, रणनीति बनाना, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, सब साइबर तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है। तो साइबर आतंकवाद एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक। फिर साइबर वेंडलिज्म पर बात की जाती है, साइबर विनाश, जिसके अंतर्गत साइबर वेंडलिज्म के अंतर्गत, साइबर विनाश के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो ये संकट है। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शब्द याद रखिएगा। क्रिटिकल इंफ्रा का मतलब होता है सामरिक अधोसंरचना, का मतलब होता है वह अधोसंरचना जिस पर देश केंद्रित है। तो देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, परिवहन प्रणाली हो, विद्युत प्रदाय प्रणाली हो, संचार प्रणाली हो, रक्षा प्रणाली हो, तकनीकी प्रणाली हो, अंतरिक्ष प्रणाली हो, ये सारी प्रणालियाँ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानी जाती हैं। और यदि इसे साइबर अपराधियों ने चुरा लिया या इस पर नियंत्रण कर लिया तो देश हजारों साल पीछे जा सकता है, या देश में पूर्ण विनाश संभव है, जैसे हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर देखा था। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ये एक हो सकता है, साइबर टेरर हो सकता है, तो इसको कहते हैं साइबर अटैक। साइबर वॉर, जब दो देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो साइबर वॉर की स्थितियां बन सकती हैं, ठीक। इसके अलावा हमने ये देखा है कि राष्ट्रीय स्तर पर साइबर तकनीक के माध्यम से, ठीक, डाटा चोरी, सामाजिक विद्वेष को फैलाना, ठीक, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, ये सब शब्द हैं, फेक न्यूज़, हेट स्पीच, ये सारी चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सामाजिक ताना बाना प्रभावित हो रहा है, और ये सब साइबर तकनीक के माध्यम से ही किए जाने वाले अपराध हैं। तो इस तरीके से यदि आप इसको बांटते हैं तो आप अपराधों को एक विस्तार से समझा सकते हैं। और उसके बाद आप ये बताइए कि ये सभी साइबर अपराध जो हैं वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विघटन का कारण बन रहे हैं, विभाजन का कारण बन रहे हैं, हमारी छवि को प्रभावित कर रहे हैं, और साइबर सुरक्षा के लिए एक नए नए खतरों को पैदा कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण आयाम साइबर सुरक्षा बनकर उभरा है। तो जब आप इस हिस्से को
एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर आपको अगले हिस्से पर जाना पड़ेगा जिसे हम साइबर सुरक्षा का हिस्सा कहते हैं। और साइबर सुरक्षा उपाय जहां पर आप बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। आज अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में युद्ध के 5वें क्षेत्र के तौर पर साइबर वॉर को शामिल किया गया है और चीन, इजराइल, अमेरिका और भारत भी साइबर आर्मी की परिकल्पना पर कार्य कर रहे हैं। भारत में सर्ट, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नामक संस्था है जहां हम साइबर आर्मी की परिकल्पना को तैयार कर रहे हैं और वहां पर हमारे पास ऐसे लोग हैं जो साइबर हमलों से भारत को बचा सकें, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से भारत को बचा सकें। तो भारत की साइबर सुरक्षा की जो रणनीति है वह 3 आधारों पर टिकी है। पहला, नीतिगत आधार, जहां सुरक्षा की नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। दूसरा, संस्थागत आधार, जहां पर हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसको रोकने की कोशिश करते हैं। और तीसरे स्तर पर कानूनी आधार। और चौथा हिस्सा इसका तकनीकी आधार भी हो सकता है। और 5वां हिस्सा इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हो सकता है। चूंकि जो हमारे यहाँ मेन क्वेश्चन पूछा गया है वो उपायों के अंतर्गत ही पूछा गया है कि कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा। नीतिगत उपायों के अंतर्गत साइबर सुरक्षा नीति 2013 की परिकल्पना की गई है जिसमें साइबर सुरक्षा के इन सभी आयामों पर विचार किया गया है। संस्थागत विचारों की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हमने प्रयास किए हैं। इसी के अंतर्गत कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, या फिर बोटनेट क्लीनिंग सेंटर है, या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है। आप 3-4 संस्थाओं के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। कानूनी आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 उस पे समय समय पर किए जाने वाले संशोधन हैं जिसकी 43, 43A, 66, 66B, 66C, D, E, F अलग अलग धाराओं का उल्लेख करते हुए आप वे बता सकते हैं कि इन धाराओं के अंतर्गत कानूनी रूप से साइबर अपराधों की पहचान कर उनकी रोकथाम की बात की गई है। चौथे स्तर पर तकनीकी स्तर पर शोध अनुसंधान की बात है, क्योंकि तकनीक को तकनीक से लड़ा जा सकता है। तो साइबर अपराधों को रोकने के लिए पासवर्ड प्रोटेक्शन प्रणाली हो, या फिर बायोमेट्रिक जैविक सुरक्षा प्रणाली हो, या फिर फायरवॉल सिस्टम हो, या एंटीवायरस प्रणालियां हो, इन सब के विकास पर निरंतर काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी प्रयास किया जाना चाहिए कि तकनीक के सृजन के साथ तकनीक का प्रसार भी हो। इसे तकनीकी शिक्षा के प्रसार से जोड़ा जा रहा है और ये कहा जाता है कि सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इस परियोजना के माध्यम से आईटी लिटरेसी को बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि लोग साइबर अपराधों से बच सकें या साइबर अपराधों से दूर जा सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत अमेरिका, चीन, ब्रिटेन के साथ अंतर सरकारी स्तर पर और फिर तकनीकी स्तर पर सहयोग और समन्वय की बात की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का भी भारत हिस्सा बन रहा है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 90 के दशक में बुडापेस्ट कन्वेंशन या बुडापेस्ट सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण था जिसमें देश साइबर सुरक्षा में आपसी सहयोग पर तैयार हुए थे और इसी का विस्तार वर्तमान में पेरिस कॉल के अंतर्गत दिखा। पेरिस कॉल जो है वो दिसंबर 2018 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा से जोड़ा गया था और इसके अंतर्गत अंतर सरकारी सहयोग, कंपनियों का आपस में सहयोग, संगठनों का आपस में सहयोग सुनिश्चित करते हुए साइबर सुरक्षा के 9 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। अब साइबर सुरक्षा के 9 सिद्धांतों पर जाओगे पेरिस कॉल के, वो भी इन्हीं आधारों पर जुड़े हुए हैं कि आप नीतिगत विकास करेंगे, संस्थागत विकास करेंगे, तकनीकी करेंगे, कानूनी करेंगे। तो आप चाहें तो इस उत्तर में साइबर सुरक्षा को पेरिस कॉल के 9 सिद्धांतों से जोड़िए, लेकिन मेरे विचार से इन 5 डायमेंशंस में, आयामों में इसको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वर्तमान समय में जो डेटा लीक की समस्या है जिस पर फेसबुक वगैरह संस्थाओं पर आरोप लगे हैं, तो एक इंटरनेशनल टेक अकॉर्ड भी साइन हुआ है 2019 में। इस टेक अकॉर्ड के अंतर्गत गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
आपका फेसबुक, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने आपस में मिलकर ये तय किया है कि वो साइबर सुरक्षा की ऐसी प्रणाली बनाएंगे जिसमें डेटा लीक जैसी समस्या ना हो। भारत सरकार ने भी इस संदर्भ में श्री कृष्णा समिति की सिफारिशों पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रस्तुत किया है, जो डेटा सुरक्षा से जुड़े नियमों को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा जो हेट स्पीच की समस्या है, फेक न्यूज़ की समस्या है, उसे रोकने के लिए विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस संदर्भ में काम किया जा रहा है। अंततः ये कहा जा सकता है कि साइबर सुरक्षा से जुड़ा विचार तभी साकार हो सकता है जब सरकार को जनता का सहयोग मिले और जनता तकनीक के मानवीय प्रयोग, तकनीक के सकारात्मक प्रयोग की ओर आगे बढ़े। अन्यथा तकनीक का दुरुपयोग साइबर अपराधों को निरंतर विस्तार देगा। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा दूसरा प्रश्न है, प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना करिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके सुझाइए। 150 शब्दों में इसको लिखना है। 10 अंकों का प्रश्न है। अंग्रेजी में, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई द लोकल सपोर्ट टू द मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट द वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग लोकल्स। कुल मिलाकर ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पेपर 3 का जो है, यह 2 बातों पर चर्चा करना चाहता है कि जो आतंकी है, जो अपराधी हैं या जो राष्ट्र विरोधी हैं, उन्हें स्थानीय समर्थन, लोकल सपोर्ट क्यों मिलता है। दूसरा, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरा, उसे रोकने के क्या उपाय करने चाहिए। और मेन फोकस उपायों पर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि स्टेप्स कौन सी जरूरी हैं हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन रोकने के लिए और लोगों में पॉजिटिव परसेप्शन, सकारात्मक अवधारणा, अनुकूल धारणा प्रदान करने के लिए। और इस सब को जिस आधार पर चर्चा करनी है वो है बॉर्डर मैनेजमेंट या सीमा प्रबंधन। तो शुरुआती हिस्से में आप ये बताएंगे कि देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए प्रभावी सीमा प्रबंधन अनिवार्य है। पारगम्यता से ये संभव है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरे पैदा हों। ये सीमा पार घुसपैठ के तौर पर हो सकते हैं, ये अवैध तस्करी के तौर पर हो सकते हैं, ये मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स तस्करी के तौर पर हो सकते हैं, ये नकली नोटों के प्रसार के तौर पर हो सकते हैं, ये अवैध शरणार्थियों के तौर पर हो सकते हैं। और ये सारे खतरे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। ये खतरे तब पैदा होते हैं जब किसी देश की सीमाएं अपरिभाषित हों, अस्पष्ट हों, आविष्ट हों, यानी एक दूसरे में घुसी हुई हों, अपरिभाषित हों, आविष्ट हों, या फिर पारगम्य हों या विवादित हों। और यदि आपके उस देश के साथ संबंध प्रभावी नहीं है तो फिर ये समस्याएं और भी गंभीर हो जाती हैं। तो यहां आपको ये बताना है कि सीमाओं की प्रकृति और सीमावर्ती राष्ट्र के साथ संबंध, ये दोनों मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों के खतरों को पैदा करते हैं। और इन खतरों के कारण निश्चित तौर पर देश की बाह्य सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाती है। ये देश की आर्थिक और सामरिक दोनों तरीके से देश की सुरक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समराइज कर देना है 50-60 शब्दों में, ये पूरा जो हिस्सा है। और फिर मेन फोकस करना है कि सीमा प्रबंधन जो है वो इसलिए तभी प्रभावी हो सकता है जबकि स्थानीय लोग जो हैं वो इनका समर्थन ना करें। और यहां पर मेन थीम ये है कि ये जो स्थानीय लोग हैं वो समर्थन क्यों कर रहे हैं।
तो स्थानीय लोगों का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि सजातीय सीमाएं हैं, दोनों तरफ एक जैसे दिखने वाले रहने वाले लोग होते हैं, रिश्तेदारी होती है, और यही कारण है चाहे नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री हो चाहे पाकिस्तान की बाउंड्री हो, हम देखते हैं कि वहां पर रिश्तेदारों के आदान प्रदान के द्वारा सुरक्षा की चिंताएं पैदा होती हैं। सजाती के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो आर्थिक पिछड़ापन है। आर्थिक कारणों से, पैसों के लिए हम ये देखते हैं कि लोग आतंकियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा ब्रेन वॉश है। सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों को विचारधारा के आधार पर, ठीक है, अलगाववादी विचारधारा के आधार पर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उनमें एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, भारत विरोधी भावनाएं प्रबल की जा रही हैं, और ये दर्शाया जाता है कि भारत तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख रहा है, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और भारत जो है वो तुम्हारा देश भी नहीं है, ना तो इथनिक आधार पर, ना रिलीजियस आधार पर, धार्मिक आधार पर, न जातीय आधार पर, और इसीलिए स्थानीय लोग जो रहते हैं वो भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। ठीक, इसके अलावा कई बार सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जो समस्याएं होती हैं, यानी सेना या अर्धसैन्य बल के लोग या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग लोगों का दिल जीतने में सफल नहीं रहे हैं, तो मानव अधिकार उल्लंघन से जुड़ी घटनाएं हैं, मानव अधिकारों का, मूल अधिकारों का संकट है, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का अधिकारों का सीमित कर दिया जाना है, ये कारण भी है जिससे उनमें राष्ट्र विरोधी भावनाएं बलवती होती हैं। और इन सब के अलावा भारत विरोधी राष्ट्रों और उनकी एजेंसियों का षड्यंत्र भी है, चाहे वो आईएसआई का षड्यंत्र हो, चाहे वो माओवादी संगठनों का षड्यंत्र हो। ये षड्यंत्र भी स्थानीय लोगों में भारत के प्रति विरोध या विद्रोह की भावना को पैदा करते हैं। तो जो क्वेश्चन का मूल हिस्सा था कि ये वो जगह हैं जिन कारणों से स्थानीय लोग आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि हम इस समर्थन को रोक कैसे सकते हैं। तो इस समर्थन को रोकने के दो तरीके हो सकते हैं, एक सुरक्षात्मक, दूसरा विकासात्मक। सुरक्षात्मक तरीकों के अंतर्गत हमें तारबंदी करनी है, ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ई बाउंड्रीज को लाना है, या फिर हम जैसे इजराइल फिलिस्तीन की तर्ज पर हम क्या कहेंगे, सूचना आईटी की निगरानी करनी है, या फिर यहाँ पर लेज़र बैरियर्स को लगाना है, नाइट विजन सेंसर्स को लगाना है, फ्लड लाइट्स को लगाना है। ये दो चार चीज़ें बताने के बाद आप बोलेंगे लेकिन इनसे स्थानीय समर्थन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इनसे स्थानीय समर्थन कम हो जाएगा, क्योंकि पकड़े जाने के भय से लोग आतंकियों की मदद नहीं करेंगे। लेकिन यदि समस्या को जड़ से मिटाना है तो आपको स्थानीय सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभावी विकास करना होगा। और इस संदर्भ में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से 80 के दशक में 7 5 ईयर प्लान के दौरान एक योजना को चलाया गया था, जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, विद्युत आपूर्ति, संचार सुविधाओं का विकास, रोजगार सृजन के कार्यक्रम, कौशल विकास के कार्यक्रम, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, अधोसंरचना का विकास, यानी सोशियो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात की गई थी। 2015 में वर्तमान सरकार ने इस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए नए दिशा निर्देश, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों को 3 सर्कल्स में बांट दिया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर के बाद ये 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, और फिर उसके बाद 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यानी सीमावर्ती क्षेत्रों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है, या पहले 10 के बाद 20 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर के एरिया को लीजिए आप। और ये कहा गया है कि 0 से 10 किलोमीटर तक की जो दूरी है, इन क्षेत्रों में विकास की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार स्वयं लेगी, और यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक सभी गतिविधियों का विकास, ठीक, सड़क संपर्क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि का विकास, कौशल विकास, इधर संरचनात्मक विकास इसे लेगी। इसके अलावा 20 किलोमीटर और उसके बाद 50 किलोमीटर तक की दूरी के गांवों को शामिल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो इस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के माध्यम से हम वहां पर उनका जो स्थानीय समर्थन है आतंकियों का, उसे रोक सकते हैं। इसके अगले स्तर पर जाएं तो आप ये कहिएगा कि सुरक्षात्मक, विकासात्मक से आगे जाकर भी एक उपाय है जो बहुत ज़रूरी है, और वो है
स्थानीय लोगों का दिल जीतना वो मनोवैज्ञानिक उपाय है, और इस मनोवैज्ञानिक उपाय को हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लोग या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या अर्धसैनिक बल के लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। असम राइफल्स और आईटीबीपी के जवान जब जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में आपदा प्रबंधन के कार्यों को करते हैं, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हैं, लोगों को दुर्गम जलवायु में राशन प्रदान करते हैं, या फिर उन्हें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से जुड़ते हैं, तो लोगों को ये महसूस होता है, ये एहसास होता है कि ये लोग हमारे भले के लिए हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि मनोवैज्ञानिक तरीके से उनसे जोड़ने के लिए आपको रिवर्स ब्रेन वॉश की तरफ जाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम आपके सगे हैं, वो आपके सगे नहीं हैं जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। दूसरे लेवल पर आपको यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की स्थितियों को रोकना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का सहयोग स्वीकार तभी आप प्राप्त कर सकते हैं जब आप वहाँ मानव अधिकारों के संकटों को समाप्त कर सकें। तीसरे लेवल पर सिविक एक्शन प्लान की बात की जाती है, और सिविक एक्शन प्लान की मूल भावना, ये शब्द याद रखिएगा, यही होती है कि इन क्षेत्रों में सैनिक, अर्धसैनिक बलों के लोग जो हैं वो दो लेवल पर काम करेंगे। पहला, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पर स्थानीय लोगों का बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन इसमें सहयोग करें, और दूसरे स्तर पर वहाँ स्किल डेवलपमेंट को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, ताकि स्थानीय लोगों का जुड़ाव देश के साथ बन सके, देश के साथ बढ़ सके। ठीक, तो आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि सीमाओं की सुरक्षा तकनीक के माध्यम से तो की ही जा सकती है, लेकिन इस सुरक्षा को मूल आधार तभी दिया जा सकता है जब सीमावर्ती क्षेत्रों का पूर्ण विकास हो और वहाँ के लोगों के दिल में, उनके मन में देश के प्रति एक सकारात्मक भावना को जगाया जा सके, और ऐसा करने के लिए हमें विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने होंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 10 का एक फॉर्मेटेड आंसर हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा अगला प्रश्न भी बहुत सरल तरीके से पूछा गया है। भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक कारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों के खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को किस प्रकार की सामरिकी को अपनाना चाहिए? अंग्रेजी में कहें, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? यहाँ ईस्टर्न पार्ट फोकस कीजिएगा। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, civil administration and the security forces adopt to counter the threat in the affected area? कुल मिलाकर नक्सलवाद के कारण और नक्सलवाद की रणनीति पर प्रश्न पूछा गया है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें भारत के पूर्वी भाग में नक्सलवाद, नक्सलिज्म के कारणों को बताने कहा गया है, और फिर उसके प्रतिकारार्थ यानी नक्सलवाद के निराकरण के लिए रणनीति पूछी गई है। लेकिन यहां रणनीति 3 स्तरों पर बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और मिलिट्री फोर्सेस को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर बात की गई है। तो ये कहा गया है कि भारत सरकार को, सैन्य बलों को और नागरिक प्रशासन को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो इन 2 हिस्सों पर यह प्रश्न है। तो नेचुरली यहाँ नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद की विचारधारा क्या है, इन सब चीज़ों में हम शब्दों को खराब नहीं कर सकते। हालांकि ये 250 शब्दों का प्रश्न है और 15 नंबर के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आपको शुरुआत में यही बताना है दैट भारत में नक्सलवाद की शुरुआत भारत के पूर्वी हिस्से में नक्सलवाड़ी क्षेत्र से ही हुई, और धीरे धीरे यह पूर्वी भागों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में विस्तारित होते हुए एक लाल गलियारे का निर्माण करता है। यह लाल गलियारा धीरे धीरे केंद्रीय भारत और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी फैलता है, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान का कुछ हिस्सा भी शामिल होता है, और कुल मिलाकर तिरुपति से पशुपति तक ये लाल गलियारा दिखाई देता है। यानी नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक हम इस गलियारे के विस्तार को देखते हैं।
और यही कारण है कि भारत में नक्सलवाद के केंद्र के तौर पर पूर्वी भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्से को देखा जाता है। तो शुरुआत में ही आप बता दीजिए कि नक्सलवाद अपनी शुरुआत से लेकर विस्तार तक पूर्वी भारत में ही संकेंद्रित रहा है, जिसे लाल गलियारे के नाम से परिभाषित किया जाता है। चाहे तो एक छोटा सा आप वहाँ चित्र भी दिखा सकते हैं कि ये लाल गलियारे से प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में नक्सलवाद को प्रेरित करने वाले कारक ठीक कुछ परंपरागत रूप से थे और कुछ धीरे धीरे बढ़ते गए। परंपरागत रूप से यहाँ का भूगोल, जटिल भूगोल महत्वपूर्ण कारण है। जटिल भूगोल में त्रिसंगम सिद्धांत काम करता है। यहाँ ट्रिपल पॉइंट थ्योरी की चर्चा कीजिए, जहां घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छुपना आसान है, जहां अंतर्राज्यीय सीमाओं के बीच इधर से उधर जाना आसान है और यहां सरल आदिवासियों को बरगलाना आसान है। तो इसे त्रिसंगम सिद्धांत कहते हैं। ये तीन कारक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां पर जटिल भूगोल, सरल आदिवासी और अंतर्राज्यीय सीमाएं नक्सलवाद को पोषित करती हैं। इसके अलावा इन्हीं क्षेत्र में जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन और जनजातीय शोषण की स्थितियां भी पर्याप्त दिखती हैं। जल जंगल जमीन का संकट हो, या फिर वन कानूनों के माध्यम से उनके अधिकारों को छीना जाना हो, या फिर बाहर लोगों के प्रवेश के माध्यम से पृथकीकृत जीवन शैली को प्रभावित किया जाना हो, या औद्योगिकरण के माध्यम से या नगरीकरण के माध्यम से उनके जीवन में हस्तक्षेप की समस्या हो, उनके विस्थापन, औद्योगिकरण के नाम पर विस्थापन की समस्या हो। इन सारी चीज़ों से आदिवासी समुदाय का जो असंतोष है उसे आप दूसरे कारण के तौर पर बता सकते हैं। तो पहला त्रिसंगम सिद्धांत है, दूसरा आदिवासियों का या जनजातियों का शोषण है, इसमें कानून वगैरह की बात आप बता सकते हैं। तीसरे स्तर पर हम यहाँ प्रशासनिक शून्यता की स्थिति भी देखते हैं। ये देखा गया है कि इन क्षेत्रों में प्रशासनिक संरचनाएं बहुत सीमित हैं, प्रशासन तक जनता की पहुंच बहुत सीमित है। इसमें प्रशासन की उपलब्धता और जनता की जागरूकता ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और ये शून्यता तब गंभीर हो जाती है जब ये प्रशासनिक शोषण में बदल जाती है और वहाँ के सरल लोगों को जब प्रशासनिक अत्याचार से जूझना पड़ता है तो वो नक्सलवाद का रास्ता उठा लेते हैं। इसके अलावा राजनीतिक विफलता भी एक बड़ा कारण है। हमारे देश के राजनेता या नीति निर्धारक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि नक्सलवाद या नक्सलवादी हमारे लोग हैं या राष्ट्रद्रोही हैं। और यही पॉलिसी डायलेमा, नीतिगत जो उठापटक है, वह नक्सलवाद के खिलाफ किसी प्रभावी रणनीति को सामने नहीं आने देती और इसलिए भी ये समस्या का कारण बनता है। नक्सलवाद को मिल रहा स्थानीय समर्थन ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच उनकी छवि रॉबिनहुड की तरह है। इसके अलावा नक्सलवादियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण हमने बार बार राजनेताओं और नक्सलवादियों के नेक्सस को देखा है। और अब इन क्षेत्रों में अर्बन नक्सल्स या तथाकथित शहरी नक्सलियों का प्रवेश, जो कि विचारधारा को प्रसारित करते हैं, उनकी भी भूमिका को देखा जा सकता है। यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत या अन्य स्थानों पर यह देखा गया है कि मार्क्सवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से नक्सलवाद को प्रसारित करने की कोशिश की गई है। तो इन्हीं सब कारणों से हम नक्सलवाद का विस्तार देखते हैं और ये विस्तार अब भारत में लाल गलियारे से परे या पूर्वी भारत से परे अन्य जगहों पर भी दिखाई दे रहा है। हाँ, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों को मिलाकर एक गोल्डन ट्रायंगल बन रहा है। हाल ही में पंजाब में जो किसान आंदोलन हो रहा है उसे भी नक्सलवादी समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है। कश्मीर में 370 के बाद की स्थितियों में नक्सलवाद के प्रभाव को देखा जा सकता है। तो नक्सलवादी क्षेत्रों का निरंतर विस्तार अन्य राष्ट्र विरोधी तत्वों से, अलगाववादी गुटों से, चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हों, कश्मीरी आतंकी हों, लिट्टे के आतंकी हों, नॉर्थ ईस्ट के आतंकी हों, नक्सलवादियों का जुड़ाव उल्फा से, बोडोलैंड से, ये बता सकते हैं आप। और इसके अलावा नक्सलियों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, जो NGOs की फंडिंग के माध्यम से हो या वैचारिक स्तर पर ह्यूमन राइट वायलेशंस के विरोध के माध्यम से हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है नक्सलवाद के विचार या नक्सलवाद के विस्तार के अंतर्गत, ये आप बता सकते हैं। तो इनमें से जितने कारण याद रहें आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। और फिर जब रणनीति की बात आती है तो आपको ध्यान देना होगा कि
भारत सरकार ने नक्सलियों से लड़ने के लिए जिस रणनीति को प्रस्तुत किया है उसे समाधान की रणनीति कहा गया है। और ये समाधान की रणनीति नक्सलवाद से लड़ाई के लिए सबसे कारगर रणनीति के तौर पर है। हमारे पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नक्सलवादी घटनाओं के संदर्भ में इस रणनीति को प्रस्तुत किया गया था और 2017 में जब छत्तीसगढ़ के सुकमा में लगातार नक्सली हमले हुए और अर्धसैन्य बलों से जुड़े लोगों की इसमें शहादत हुई तो फिर इस समाधान सिद्धांत को लाया गया था। समाधान सिद्धांत एक संपूर्ण सिद्धांत है जो नक्सलवाद की रणनीति को कारगर बनाता है और इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों की भूमिका भी समाहित है। तो यदि समय जगह ना हो तो आप समाधान का उल्लेख करेंगे उतना भी पर्याप्त है, वरना फिर हम इसके संदर्भ में भी जा सकते हैं। तो 2017 में दी गई समाधान की रणनीति में एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, और ये स्मार्ट लीडरशिप हमें तीनों स्तरों पर चाहिए, राजनीतिक, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री, और इसके अंतर्गत तीनों में कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। इसे प्रभावी नेतृत्व या कुशल नेतृत्व का विचार कहा गया है। दूसरा है एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। अब समय आ गया है कि हम उन नक्सलियों से जो विचारधारा से नक्सली हैं, जो मजबूरी में नक्सली नहीं है, गोली की भाषा में बात करें, बोली की भाषा में बात ना करें। उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को, शून्य सहिष्णुता की नीति को लाकर उनके प्रति प्रभावी कार्यवाही करें, चाहे वो ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से हो, ऑपरेशन ग्रेहाउंड के माध्यम से हो, ऑपरेशन ग्रीन हंट्स के माध्यम से हो। इन सब माध्यमों से एग्रेसिव स्ट्रेटेजी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अभी हम प्रहार 4 से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। नक्सलवाद से लड़ने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो सुरक्षा बलों से जुड़े लोग हैं उन्हें, और जो स्थानीय स्तर पर उनसे जुड़े लोग हैं उन्हें मोटिवेट किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। सलवा जुड़ूम का विचार छत्तीसगढ़ में लाया गया था, जिसके अंतर्गत नक्सलियों से लड़ने के लिए सशस्त्र सैन्य बल आदिवासी युवाओं के माध्यम से बनाया गया था। इसके अलावा सैन्य बलों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में नक्सलियों से लड़ाई लड़ सके। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, या आप ये कह सकते हैं कार्यवाही योग्य आसूचना की जरूरत है। हमें ये जरूरत है कि गुप्तचरी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो सैन्य अर्धसैन्य बलों के साथ इस ढंग से काम करें कि उन्हें किसी भी नक्सली घटना की जानकारी पहले से हो और ऐसी स्थिति में ही वो प्रभावी बचाव की कार्यवाही कर सकती हैं। डी का मतलब है डैशबोर्ड आधारित प्रदर्शन। इसके अंतर्गत जिन जिन जगहों पर पुलिस थाने हैं, जिन जिन जगहों पर नक्सल एंटी नक्सल कमांड्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ डैशबोर्ड बेस्ड KPIs की बात की गई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर नक्सलवाद के कितने केसेस रिपोर्ट हुए, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, उसका परिणाम क्या हुआ। तो एक क्या कहेंगे रेगुलर विजिलेंस के लिए, निरंतर निगरानी के लिए डैशबोर्ड आधारित प्रणाली पर बात की गई है, जैसे प्रदर्शन को हम डैशबोर्ड पर दर्शाते हैं। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, H का मतलब है अर्थात प्रौद्योगिकी का दोहन। इसके अंतर्गत हमने जैसे न्यूटन मूवी में देखा था, नक्सलियों से लड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे का प्रयोग हो, GPS ट्रैकर का प्रयोग हो, थर्मल इमेजर का प्रयोग हो, अंडरग्राउंड सेंसर्स का प्रयोग हो, सैटेलाइट इमेजिंग की बात हो, जासूसी उपग्रहों की बात हो। तो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। जो तीसरा ए है वो है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर का मतलब है कि यहाँ पर हमें हर नक्सली मोर्चे के लिए एक ही रणनीति नहीं अपनानी है, अलग अलग रणनीति के साथ नक्सली मोर्चे पर किस तरीके से लड़ा जा सकता है, इसके लिए हमें टेलर मेड स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा, अलग अलग एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। एंड नो टू फाइनेंस, एन का मतलब है अर्थात रक्त स्रोत या वित्त स्रोत को रोकना। जो मजबूरी के नक्सली हैं वो भी पैसों के कारण जाते हैं और नक्सली गतिविधियों को संचालित करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यदि जैसा कि डिमोनेटाइजेशन के तहत कहा गया था कि इसके माध्यम से नक्सलवाद पर नियंत्रण होगा और कुछ हद तक सफलता भी मिली, तो ये कहा जा सकता है कि यदि हम नक्सलियों के रक्त स्रोत यानी वित्त को रोक देंगे तो निश्चित तौर पर हम नक्सलवाद पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये एक निराकरण की स्थिति है जहां आप यदि समाधान सिद्धांत बता देते हैं तो वो अपने आप में पूर्णतः पर्याप्त है। यदि ये नहीं होता है तो आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर विकासात्मक रणनीति को अपनाना पड़ेगा।
और मिलिट्री फोर्सेस को सुरक्षात्मक रणनीति की तरफ जाना पड़ेगा। सुरक्षात्मक रणनीति के तहत नक्सली क्षेत्रों में तैनाती को बढ़ाना, नक्सली क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड कमांड्स को लेकर आना, जैसे ग्रेहाउंड फोर्सेस की स्थापना की गई थी, जो ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, झारखंड है, उड़ीसा, इनकी संयुक्त फोर्स थी, इसकी बात की जा सकती है। तीसरे लेवल पर सुरक्षा संबंधी व्यय योजना को लेकर आना, जिसमें 2020 तक अम्ब्रेला स्कीम के तहत पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात की गई है। ठीक, इसके अलावा सिविक एक्शन, ये यहीं पर इसी के अंतर्गत सुरक्षात्मक रणनीति के अंतर्गत ही तकनीकों के प्रयोग की बात की जा सकती है, जिसके अंतर्गत हमने कहा था सुरक्षात्मक तकनीकों को लाया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ ऑपरेशन अगेंस्ट नक्सल्स, नक्सलों के खिलाफ कार्यवाही की बात की जा सकती है, जिसमें ग्रीन हंट की बात है, प्रहार की बात है, ऑपरेशन प्रहार, ये सब। इसके अलावा नक्सली क्षेत्रों में आप प्रभावी इंटेलिजेंस की बात कर सकते हैं। नक्सली क्षेत्रों में विशेष बटालियंस को लेकर आना, जैसे ग्रेहाउंड फोर्सेस, कोबरा बटालियन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये नक्सलवाद से गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए तैयार विशेष बटालियन है, जिसे कोबरा बटालियन कहते हैं। इसके अलावा महिलाओं की बस्तरिया बटालियन अभी बनाई गई है। तो आप इन सब के बारे में सुरक्षात्मक के अंतर्गत बात कर सकते हैं। विकासात्मक रणनीति की बात की जाए तो नक्सली क्षेत्रों में भी हमें सिविक एक्शन प्लान को लाना पड़ेगा, वहाँ पर प्रशासन की पहुँच को बढ़ाना पड़ेगा और वहाँ के लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे रोशनी योजना के माध्यम से वहाँ के युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, या फिर वहाँ के स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना ज़रूरी है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और वनवासियों के अधिकारों को रिस्टोर करने या पुनर्स्थापित करने के लिए 2006 में कानून लाया गया है। तो वन अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा कानून है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन प्रभावी तरीके से करके उन्हें जोड़ने की बात है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, बिजली, संचार, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पोषण, इनकी बात कर सकते हैं। वहाँ रोजगार सृजन की बात है, वहाँ कौशल विकास की बात है, शासन व्यवस्था में सुधार की बात है, प्रशासनिक शून्यता को भरने की बात है, प्रशासन को जनता तक पहुंचाने की बात है। ये सारी चीज़ें विकासात्मक रणनीति का या डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन सकती हैं, इसे आप बता सकते हैं। ठीक, वर्तमान सरकार ने 2017 से 2020 में अलग अलग तरीकों से नक्सली क्षेत्रों में विकास के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत किया और उसके लिए फंड्स भी जारी किए हैं। तो आप चाहें तो इस तरीके से बता सकते हैं और आप चाहे तो समाधान योजना के माध्यम से बता सकते हैं। दोनों ही तरीकों से नक्सलवाद से लड़ने की रणनीति को प्रभावी रूप से बताया जा सकता है। एक्सप्लेन करते समय हो सकता है कि हम 200, 300, 500, 1000 शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन यदि आंसर राइटिंग के समय आप इनको सिर्फ शब्दों में, प्रारंभिक शब्दों में भी उल्लेखित कर दें कि विकासात्मक योजना के अंतर्गत सड़क, बिजली, संचार, रोजगार, इस तरीके से, और सुरक्षात्मक के अंतर्गत तैनाती, आधुनिकीकरण, तकनीक, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आप इसे 200, 250, 150 से 250 शब्दों के अंतर्गत बहुत सरलता से बता सकते हैं। तो यही नक्सलवाद से जुड़ा जो प्रश्न है उसकी व्याख्या थी। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो अंतिम प्रश्न है वो फिर से बॉर्डर मैनेजमेंट या बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आखिरी प्रश्न जो 20वां प्रश्न था आपके पेपर 3 का, उसके अंतर्गत बॉर्डर मैनेजमेंट को 3 देशों से जोड़कर, पाकिस्तान से जोड़कर जहां LOC के कंसर्न में बात की गई है, इसके अलावा बांग्लादेश से और म्यांमार या बर्मा से जोड़कर पूछा गया है। ये पूछा गया है कि इन देशों के साथ कौन कौन सी सुरक्षा चिंताएं हैं और फिर इन चिंताओं के समाधान के लिए वहाँ जो सुरक्षा बल काम कर रहे हैं वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो एक टॉपिक है बॉर्डर सिक्योरिटी और एक टॉपिक है मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सैन्य बलों के अधिदेश, उन दोनों को मिलाकर इस प्रश्न को बनाया गया है। प्रश्न इस प्रकार है, आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब है, यहाँ पर कीवर्ड है, आपको ये ध्यान देना है कि ये सुरक्षा चिंताएं कौन सी हैं और कौन क्यों हैं। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिकाओं का विवेचन कीजिए। एनालाइज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड द ट्रांस बॉर्डर क्राइम अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स इंक्लूडिंग लाइन ऑफ कंट्रोल. Also discuss the role played by various security forces in this regard.
तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस हिस्से में, पहले हिस्से में इन बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का विश्लेषण करने कहा गया है, एनालिसिस करने कहा गया है। और फिर दूसरे हिस्से में ये कहा गया है कि सुरक्षा बलों के द्वारा, ठीक है, इस संदर्भ में क्या भूमिका निभाई जानी चाहिए या निभाई जा रही है। तो भूमिका सुरक्षा बलों की, रोल ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, इस पर बात की गई है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत में आप ये बताएंगे कि भारत की सीमाएं अपनी प्रकृति और पड़ोसी से संबंधों के आधार पर सुरक्षा के खतरों को पैदा करती हैं। ये सुरक्षा चिंताएं तब गंभीर हो जाती हैं जब सीमाओं की प्रकृति जटिल हो और पड़ोसी देशों से संबंध कटु या विवादित हों। इस संदर्भ में जो प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हैं और उनके पीछे के कारण हैं, उनका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। तो जो प्रमुख सुरक्षा चिंताएं हमको दिखाई देती हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में, वो सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी सीमा पार आतंकवाद की है। ये समस्या मुख्य रूप से एलओसी पर, पाकिस्तान सीमा पर दिखाई देती है। इसके अलावा म्यांमार बॉर्डर पर भी हम ये देखते हैं कि वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी दूसरी जगह पर जाते हैं। सीमा पार आतंकवाद के बाद जो दूसरा हिस्सा है वो विभिन्न प्रकार की तस्करी का है। पाकिस्तान के रास्ते मादक द्रव्यों की तस्करी, नकली नोटों की तस्करी, म्यांमार के रास्ते ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग यानी वन्य प्राणियों की तस्करी, आपके मादक द्रव्यों की तस्करी, मानव तस्करी, और बांग्लादेश सीमा में इन सारी तस्करियों के साथ गौ तस्करी, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तस्करी के अलावा नकली नोटों का प्रसार, ये भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा चिंता के रूप में जो देश की आर्थिक सुरक्षा को संकट में डाल देती है। तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा इन सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियां, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये सुरक्षा चिंताओं को और गंभीर बना देती हैं और महत्वपूर्ण बना देती हैं। इसके कारण संकट की स्थितियां दिखाई देती हैं। ठीक, इसके अलावा इनका अन्य राष्ट्र विरोधी ताकतों से गठजोड़, ये गठजोड़ आंतरिक और बाह्य दोनों दिखाई देता है। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से और देश के अंदर हो रहे अलगाववादी उग्रवादी आंदोलनों से इनके जुड़ाव के कारण भी देश की सुरक्षा चिंताएं बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक, और इन सब के अलावा हम म्यांमार और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ से अवैध आप्रवासन की समस्या जो होती है, इलीगल इमिग्रेशन की समस्या जो है, या आप्रवासन बोल सकते हैं इसे, ये समस्या भी एक गंभीर सुरक्षा चिंता के तौर पर दिखाई देती है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश की सीमा से और म्यांमार की सीमा से आप ये कह सकते हैं रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा, चकमा शरणार्थियों का मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण संकट है। मणिपुर के अंतर्गत यदि हम बात करें तो मणिपुर का आंतरिक संघर्ष जो इनर लाइन परमिट से जुड़ा है, जो वहाँ की नागा, कुकी और मेथी समुदायों से जुड़ा है, यह मणिपुर में विभिन्न प्रकार के अलगाववादी आंदोलनों को जन्म देता है। इसके अलावा मणिपुर में ही ह्यूमन राइट वायलेशन के कारण हमने रोम शर्मिला का नाम सुना है, जिन्होंने लंबे समय तक, लगभग 16 सालों तक आमरण अनशन किया था या भूख हड़ताल की थी। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है, वेरियस टेररिस्ट आउटफिट, विभिन्न उग्रवादी गुट और उनका संरक्षण, ये सब मणिपुर और अल्प विकास की स्थिति, जिसे ज्वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ विकास के कमज़ोर स्थिति, ये सारे वो कारण हैं जो पाकिस्तान सीमा पर, बांग्लादेश सीमा पर और मणिपुर सीमा पर या हमारी म्यांमार की सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को जन्म देते हैं। म्यांमार से सटी अरुणाचल की बॉर्डर हो, नागालैंड की बॉर्डर हो, वहाँ जो आपका नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, उसकी समस्या है। इसके अलावा म्यांमार सीमा पर आप बर्मा और म्यांमार दोनों को जोड़कर गोल्डन ट्रायंगल की समस्या को बता सकते हैं, जहां पर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस को मिलाकर
स्वर्णिम त्रिभुज बना है जो ड्रग ट्रैफिकिंग का एक बड़ा सेंटर बनकर उभर रहा है। तो ये सारी वो स्थितियां हैं जिनके कारण हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की सुरक्षा चिंताएं जन्म लेती हैं, और इसके पीछे जो कारण हैं वो बहुत स्वाभाविक हैं। इनके पीछे के कारणों में हम ये बात कर सकते हैं कि एक तरफ तो राजनीतिक विफलता है, दूसरी तरफ प्रशासनिक विफलता है, तीसरा इन क्षेत्रों का अल्प विकास है, चौथा इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों का राष्ट्र से विलगाव है, ब्रेन वॉश की परिस्थितियां हैं, जो सीमाएं हैं वो बहुत जटिल हैं, सीमाएं विवादित हैं, सीमाएं अपरिभाषित हैं, सीमाएं पारगम्य हैं। तो जो पिछला क्वेश्चन हमने डील किया था सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा, जहां लोकल लोगों के सपोर्ट की बात थी, वो सारे कारण आप यहां पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 250 शब्दों का ये प्रश्न है, लगभग आगे आधे हिस्से में आप इन सुरक्षा चिंताओं का विश्लेषण करेंगे और इस विश्लेषण से जोड़कर ये बताएंगे कि इन सुरक्षा चिंताओं के कारण, इन कारणों से ये प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या चिंताएं हैं, क्यों हैं और उसका क्या परिणाम हो रहा है? तो परिणाम यही हो रहा है, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। जब आप ये एलेबोरेट कर देंगे तो फिर अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भूमिकाओं को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सुरक्षा बलों की भूमिका जब आपसे पूछी जाए तो आप भूमिका को तीनों स्तरों पर अलग से दर्शाने की कोशिश करें। आप ये बताएं कि पाकिस्तान के संदर्भ में सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ को प्रदान की गई है, यानी बीएसएफ की केंद्रीय भूमिका होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हमारी 3,323 किलोमीटर की जो सीमा है, जो कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और गुजरात से जुड़ती है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत फिर से दो स्तरों पर बात की गई है, सुरक्षात्मक रणनीति और विकासात्मक रणनीति। विकासात्मक रणनीति के अंतर्गत बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम को बता सकते हैं, जहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब की बातें हैं। लेकिन सुरक्षात्मक रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर कुछ विशेष प्रयास किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना है, ये एक चीज़ बता सकते हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार की बॉर्डर आउटपोस्ट का निर्माण चल रहा है। गुजरात की मिश्रित योजना के अंतर्गत तारबंदी और फ्लड लाइट की योजना दोनों को एक साथ लिया गया है। लेकिन जो मुख्य समस्या है जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में है, उसके संदर्भ में हमने एक व्यवस्था को लाया है जिसे CIBMS कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में इस वृहद समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में बता सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग 2900 किलोमीटर के हिस्से पर, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान का हिस्सा होगा, उन इलाकों पर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम का निर्माण करेंगे। CCTV कैमरेज, नाइट विजन सेंसर्स, अंडरग्राउंड सेंसर्स, लेज़र बैरियर्स, थर्मल इमेजर्स, इनका प्रयोग करके हम एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करेंगे। इस एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत हमने 2018 में स्मार्ट फेंस का विचार दिया है, और ये कहा गया है कि इजराइल फिलिस्तीन की तर्ज पर भारत पाकिस्तान बाउंड्री को स्मार्ट फेंसिंग से सुरक्षित किया जाएगा, जहां गश्त लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, सैन्य बलों की हानि नहीं होगी, और घुसपैठ की स्थिति में रडार के माध्यम से हमको सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को आई इन स्काई का नाम दिया गया है, यानी अंतरिक्ष में आंख के माध्यम से हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, यानी स्मार्ट फेंस के माध्यम से घुसपैठ को, सीमा पार घुसपैठ को, तस्करी को, अवैध प्रवासियों को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये पाकिस्तान के संदर्भ में है। बांग्लादेश के संदर्भ में हमको ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से जुड़ी भारत की सीमा में मुख्य समस्या आविष्ट सीमा की है, यानी भारत के, ये इंडिया है मान लीजिए और ये बांग्लादेश है, तो भारत के कुछ गांव बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश के कुछ गांव भारत में हैं। इस आविष्ट सीमा की समस्या को सुलझाने के लिए ही 100वें संविधान संशोधन से भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किया गया है, जिसके माध्यम से सीमाओं को, एक दूसरे में घुसी हुई सीमाओं को सीधा करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश के बीच 2015 के सीमा समझौते के अतिरिक्त
बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड यानी सीमा सुरक्षा ग्रिड की अवधारणा पर विचार किया गया है। इसमें भौतिक और गैर भौतिक दोनों अवरोधों के माध्यम से और सैन्य और अर्धसैन्य बलों को एक साथ जोड़कर सीमाओं की सुरक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। बांग्लादेशी शरणार्थियों को रोकने के लिए अभी हाल ही में जो सीए में जो एनआरसी की व्यवस्था है, उस एनआरसी की व्यवस्था का उल्लेख भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि जब आपको कम शब्दों में लिखना हो तो बहुत सारी स्थितियाँ रहती नहीं हैं। इसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की योजना में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सारे देश शामिल हैं। तो विकासात्मक रणनीति भी बांग्लादेश के संदर्भ में हमारे द्वारा अपनाई जा रही है। ठीक, म्यांमार सीमा, जहां से ड्रग ट्रैफिकिंग और रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या सबसे ज़्यादा प्रबल है या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर असम, बांग्लादेश चूँकि पाकिस्तान का हिस्सा था, यहाँ भी बीएसएफ के माध्यम से ही सुरक्षा की जाती है और फिर आप बांग्लादेश के अंतर्गत बात कर सकते हैं। और म्यांमार सीमा के अंतर्गत असम राइफल्स के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को प्रदान करने की बात है। कुल 46 बटालियन असम राइफल्स की हैं, जिसमें से 15 सीमा पर तैनात की गई हैं सीमा सुरक्षा के लिए और बाकी 31 टेरर कम्बैट यानी आतंकवाद से लड़ने के कार्य में हैं, काम आ रही हैं। ठीक है, चूँकि म्यांमार की से जुड़ी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन दुर्गम पर्वतीय राज्यों से जुड़ी हुई है, सजातीय सीमाएं हैं, पारगम्य सीमाएं हैं, अपरिभाषित सीमाएं हैं, विवादित सीमाएं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उग्रवादियों का आना जाना या फिर आप ये कह सकते हैं अवैध तस्करी, ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसे ही रोकने के लिए अभी जो मुक्त आवागमन व्यवस्था कुछ क्षेत्रों में या कुछ स्थितियों में थी, उसे नियंत्रित करने का प्रयास म्यांमार की सीमा पर किया जा रहा है। ठीक, भारत म्यांमार के 79 आउटपोस्ट पर तारबंदी करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 13 नए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट्स का निर्माण यहाँ पर किया गया है, ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा वहाँ जो उग्रवादी संगठन हैं उनके साथ किए जा रहे वार्ता प्रयास जैसे नागा अकॉर्ड वगैरह भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस ढंग से आप वहाँ सुरक्षा बलों की भूमिका को बता सकते हैं। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा हो, भारत म्यांमार सीमा हो या भारत पाकिस्तान सीमा हो, सिविक एक्शन प्लान के द्वारा स्थानीय समुदायों का भरोसा जीतना ताकि सीमा पार घुसपैठ कम हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रयास या सबसे महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है जिसके माध्यम से हम हमारी सीमाओं को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इस ढंग से आप ये बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े दूसरे प्रश्न को भी बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में हमने 6 प्रश्नों का जवाब दिया। हालांकि हम प्रत्येक प्रश्न को लगभग 15 मिनट तक इलेबोरेट या एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन आप शब्द सीमा में कहे गए बिंदुओं में से प्रमुख बातों को लेकर अपने आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं। प्रारंभ और अंत प्रभावी होना चाहिए। प्रारंभ में प्रश्न की स्पष्ट व्याख्या दिखनी चाहिए कि आपको प्रश्न समझ में आया है, और अंत में सुझावात्मक उपाय या आपका एक अप्रोच, ओपिनियन दिखना चाहिए कि आपके पास समाधान उपलब्ध है। सिर्फ समस्या को खोल कर रख देना, प्रश्न का उत्तर देना नहीं होता। हालांकि गवर्नेंस में कुछ और प्रश्न भी हैं जिन पर चर्चा की जा सकती थी, जैसे आरटीआई में आए बदलावों पर बात हो सकती थी या फिर फेडरलिज्म से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात हो सकती थी। लेकिन गवर्नेंस से जुड़े इन मुद्दों को पॉलिटी के खंड के अंतर्गत सर के द्वारा जब विस्तार से समझाया जाएगा तो मैं उस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मेरी समझ और जानकारी में यूपीएससी के इस साल के प्रश्न पत्र से जुड़ी जो व्याख्या हो सकती थी वो मैंने आपसे की। यह आपको बताते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो अवेक प्रोग्राम चलाया था, अवेक 2020, जिसके अंतर्गत ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने इस साल मेंस में चयनित हुए या मेंस के लिए चयनित हुए विद्यार्थियों को क्लासरूम प्रोग्राम दिया था। उस महीने भर के कार्यक्रम से मैं लगभग श्योर हूँ कि 80% से ज़्यादा प्रश्न आए हैं। यदि आप जानना चाहें तो वो प्रश्न जो हैं, प्रश्न और जो उत्तर थे वो बुकलेट फॉर्म में दिए गए थे और अवेक की क्लासेस भी उपलब्ध हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग जो हमने 6 प्रश्न चर्चा किए हैं वो सभी प्रश्न क्लास में इसी रूप में चर्चा किए गए थे। तो मैं सिर्फ ये बताकर ये आपको बताना चाहता हूँ कि माध्यम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके द्वारा प्रश्नों का पूर्वानुमान लगाकर उसकी सही व्याख्या करना ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि जो क्लास में पढ़ाया गया था अपनी मेहनत के साथ उसे सही ढंग से प्रस्तुत किया होगा तो इस बार रिजल्ट पहले से बहुत बेहतर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मिलेंगे किसी नई व्याख्या के साथ।